नमस्कार। न्यूज़ के खास कार्यक्रम बजट 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। क्योंकि यह चुनावी साल है, इसलिए अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वित्त मंत्री इस बजट में देश के किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती हैं। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि देश के 11.5 करोड़ किसानों को मिलने वाली पीएम किसान सम्मान राशि के बाद में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अभी तक किसानों को 6,000 रुपए साल में 3 किस्तों के तौर पर मिलते थे। उम्मीद है कि इस बजट में वित्त मंत्री किसानों के लिए यह राशि बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना कर सकती हैं। खेती और किसानी इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस राशि को बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ सुधारा जा सकता है, बल्कि इस बजट में कृषि ऋण का लक्ष्य भी बढ़ाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान तो यह भी लगाया जा रहा है कि इस बजट में कृषि के क्षेत्र में सुविधाओं को देकर लोकसभा चुनाव की सियासत भी साधी जा सकती है। तो आपको बताएं कि भारतीय कृषि की जो बातें हैं, वो भारतीय किसानों की जो बातें हैं, करीब करीब कृषि में जो हिस्सेदारी है, कृषि पर आधारित जो लोग हैं, वो करीब करीब भारत में 60% लोग हैं। अगर इनकी आमदनी बढ़ाई जाए और बजट में इसका प्रावधान किया जाए तो वास्तव में ये देखा जा सकता है कि हमारा पूरा भारत समृद्ध हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि जो हमारे पास चुनौतियां हैं, जो चीजें हैं, वो किस तरह की हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं हमारे सामने, हमारे किसानों के सामने, उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, बिजली की, पानी की समस्या, खाद की समस्या, ये तमाम समस्याएं आती हैं। और इन सब में जो बड़ी बात यह है कि खेती की लागत बहुत ज्यादा होती है। फसल की बीमा तो कराते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं होती कि आखिर अगर उनकी फसल नष्ट होती है तो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। लेकिन किसानों की नजरें भी इस बजट पर होती हैं। केंद्रीय बजट में उनके लिए क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, ये भी आकलन करते हैं। हमारे किसान अब शिक्षित हो चुके हैं और बजट पर बड़े ही ध्यान लगाकर सुनते हैं, क्योंकि ये बजट ही है जो उनको कुछ भी देगा और उससे वो अपनी तरक्की, अपने देश की तरक्की में योगदान करेंगे। कृषि पर केंद्रीय बजट से जो प्रमुख उम्मीदें हैं किसानों को, वो उम्मीदों के बारे में हम आपको बता दें कि बजट पारिस्थितिकी तंत्र स्तर पर क्या कर सकता है। किसानों को सस्ता ऋण प्रमुख है। बजट में उपकरणों की खरीद के लिए अधिक रियायत दरों पर निर्देशित ऋण पर ध्यान देना चाहिए। सिंचाई और अन्य दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देना, फोकस को खर्च योग्य फंडिंग से हटाकर दीर्घकालिक फंडिंग पर केंद्रित करना होगा। दूसरे, फसल बीमा, कृषि विकास और बफर बनाने की कुंजी है। बजट में फसल बीमा योजना के विस्तार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये तमाम बातें हैं। अगर दूसरी बात करें, अब नवीन कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करने का समय आ गया है। भारत जैसे पानी की कमी वाले देश में ड्रिप सिंचाई एक बड़ा बदलाव ला सकती है। विशेष प्रोत्साहन कर छूट और आसान ऋण की मांग की जाती है। इसी तरह सिंचाई और वर्टिकल फार्मिंग को बढ़ावा देने से दुर्लभ कृषि भूमि की समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। तो ये इस ओर है कि आखिर किस तरह से क्या होगा। अगर ड्रिप विधि से सिंचाई होती है तो उससे जल की कमी होगी, जल की जो किल्लत है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी कि जो किसान हैं हमारे, ये किस तरह से धीरे धीरे ड्रिप में से सिंचाई करने से पानी की जो कम पानी लगेगा। अगर आप बिजली से मोटर से पानी संचालित करते हैं तो ड्रिप सिंचाई से जब पानी कम लगेगा खेतों में तो कम बिजली की खपत होगी और बिजली का बिल जो है वो भी कम लगेगा। सवाल, अगर जो आप पंपिंग सेट से सिंचाई करते हैं तो अगर जो ड्रिप से करते हैं तो जो उसमें डीजल जलता है पंपिंग सेट में वो कम लगेगा। लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि बजट में ड्रिप विधि से किसान अपनी सिंचाई करें, इसके लिए क्या प्रावधान किया जा रहा है, क्या उनको अनुदान दिए जा रहे हैं, उनके खेतों तक कैसे ये ड्रिप विधि पहुंचाई जाए, उनको किस तरह से शिक्षित किया जाए, क्या बजट में ऐसे चीजें हैं, इस पर भी आस लगाई जा सकती है। बजट 2024 में ऐसे नवाचारों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है।
प्री सेल और पोस्ट सेल इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश नहीं हो रहा। उदाहरण के लिए मिट्टी की गुणवत्ता जांच और निगरानी एक प्रमुख डेटा बिंदु है। इसे मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के लिए बड़े आवंटन द्वारा सक्षम किया जा सकता है। इसके अलावा अपर्याप्त भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, कम बर्बादी वाला परिवहन आदि हैं। जब तक ऐसा नहीं होता, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेंगी। सरकार पीपीपी के माध्यम से वेयर हाउसिंग सुविधाओं, कोल्ड स्टोरेज, प्राथमिक पैक हाउस, रेफर वैन की स्थापना को प्रोत्साहित कर सकती है। कृषि बुनियादी ढांचे को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इस बजट में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक प्रमुख विषय होना चाहिए। दाल, खाद्य तेलों और सब्जियों पर अभी भी बहुत अधिक आयात निर्भरता है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत को विपणन वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख टन तुअर दाल का आयात करने का अनुमान है। यह निर्णय दलहन फसल के घटते रकबे के कारण घरेलू उत्पादन में गिरावट की आशंका से उपजा है। यह अरहर दाल यानी कि कंडी पप्पू के संकट को समझना जरूरी है। तुअर दाल को लेकर भारत की समस्या कम घरेलू उत्पादन, जिसके कारण देश की अफ्रीकी देशों पर भारी निर्भरता है। भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश तुअर दाल के शीर्ष 3 उत्पादक हैं और ये तीनों राज्य इन साल अनियमित मानसून का खामियाजा भुगत रहे हैं। सरकार द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए भारत में अरहर का उत्पादन लगभग 3.4 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि 34 लाख मीट्रिक टन था, जो पिछले वर्ष 4.2 MMT के उत्पादन की तुलना में 19% कम है। हालांकि यह 2019 के तुलना में थोड़ा बेहतर है, जब उत्पादन 3.3 MMT तक कम था, लेकिन 2018 के बाद से भारतीय अरहर फसल उत्पादन में गिरावट का रुख रहा है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन के लिए दलहन की खेती का रकबा भी इस साल घटकर 112.57 लाख हेक्टेयर रह गया है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान दर्ज 128.49 लाख हेक्टेयर की तुलना में सितंबर 2023 तक 122.57 लाख हेक्टेयर था। अरहर उन दालों में से एक है जिसकी कीमत में अक्सर भारी उतार चढ़ाव होता है और इस उतार चढ़ाव का असर अन्य दालों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। चूंकि दालें भारतीय आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए अरहर दाल की कीमत में किसी भी महत्वपूर्ण वृद्धि में भारत में समग्र खाद्य सामर्थ्य और मुद्रास्फीति पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। अगर बात करें इसी तरह खाद्य तेलों की कमी के कारण देश में सालाना 10 अरब डॉलर का खाद्य तेल आयात करने को मजबूर है। विडंबना यह है कि भारत में 1990 में ही खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली थी। बजट में आयात में कटौती करने के लिए खाद्य तेलों में भारत की घरेलू ताकत वापस लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और किसानों को अपने आय स्रोतों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं किसानों से संबंधित और कृषि से संबंधित। आपको बता दें कि हम जिस कृषि की बात कर रहे हैं, बजट आज पेश होने वाला, अंतरिम बजट पेश होने वाला है और बजट से पहले हम ये तमाम बातें आपसे कर रहे हैं कि बजट के प्रति आपका रुख क्या है, आपकी उत्सुकता क्या है, जागरूकता क्या है। और आपको अभी अभी ताजा खबर आ रही है। ताजा खबर आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण संसद में प्रवेश कर रही है। माफ कीजिएगा, निर्मला सीतारमण जो है अपनी टीम के साथ जो है अभी वित्त मंत्रालय में अपनी टीम के साथ यहां पर दिख रही हैं और अभी शायद संसद की ओर कूच कर चुकी हैं। तो ये निर्मला सीतारमण को आप देख सकते हैं, ये तुरंत अभी तत्काल की खबर है अपनी पूरी टीम के साथ। और ये जो बही खाता उनके हाथ में आप देख सकते हैं, यही बही खाता, यही बजट है, अंतरिम बजट इसी में से निकलेगा और ये पूरा दस्तावेज है, और जिसका पाठन करेंगी सदन में। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय से निकल करके निर्मला सीतारमण जाएंगी राष्ट्रपति भवन और इस पर मंजूरी लेंगी राष्ट्रपति का, और उसके बाद ये संसद की ओर रुख करेंगी। तो अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय वित्त मंत्रालय से निकलकर अपनी टीम के साथ अभी थी और
वित्त मंत्रालय से निकलकर राष्ट्रपति भवन की ओर जा रही हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। हल्की हल्की बारिश भी होती दिख रही है, यहां पर हल्की बारिश होती दिख रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। यह उनका 6वां बजट होगा और भारत का 15वां अंतरिम बजट है। 15वां अंतरिम बजट आज पेश होने वाला है। तो ये बजट आज पेश होगा और हम अभी कृषि पर बात कर रहे हैं, भारतीय कृषि पर हम आज जो बात कर रहे हैं, तो इसमें हम आपको बता रहे थे कि भारतीय कृषि की क्या उम्मीदें हैं, किसानों की क्या उम्मीदें हैं और वो उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं इस बजट से। इस पर हम आज चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि लगभग 7% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। आज हम इसी कृषि पर कि आम बजट में खेती पर क्या होने वाला है। रंजी वर्मा हमारे साथ, आर्थिक मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्रालय से निकल करके राष्ट्रपति की मंजूरी लेने जा रही हैं, उसके बाद सदन में पहुंचेंगी। लेकिन एक जो बातें हैं कि इस बजट में आखिर किसानों के लिए निकलेगा क्या, उम्मीदें क्या हैं, क्या लगता है आपको कि जहां 60% जनसंख्या खेती पर आधारित है, उसके लिए इस बजट में क्या हो सकता है? देखिए, किसानों के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनको उनकी मेहनत का समर्थन मूल्य मिले, जिसकी घोषणा तो बहुत बार हो चुकी है, लेकिन अब तक वो उसके लिए परेशान हो रहे हैं। अगर हम अपने लोकल एरियाज में भी देखें तो यहाँ पर भी फसलों की ना तो उनको प्रॉपर समर्थन मूल्य मिल रहा है, ना किसानों को उनकी मेहनत का कोई फल मिल रहा है। किसानों के लिए जो खेती में जो सामान लगता है या जो चीजें लगती हैं, उनमें टैक्स भी इतना है कि वो चाह के भी हाईटेक अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सब में भी टैक्स कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उचित मूल्य पर उनको सामान दें ताकि वो अच्छे से अपनी फसलें उगा पाए और समर्थन मूल्य, अच्छे अनाज की क्वालिटी वाइज जब उनको समर्थन मूल्य मिलता है तो वो क्वालिटी बनाने के लिए या क्वालिटी उत्पादित करने के लिए उनको उस तरीके की क्वालिटी वाइज चीजें भी यूज करनी होगी जो इतने अधिक टैक्स के कारण वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से ये बात कहूंगी कि उन सब चीजों में भी ये टैक्स कम होना चाहिए ताकि वो अपनी एमएसपी के आधार पर या एमएसपी जो समर्थन मूल्य है वो उनको प्राप्त हो सके उनके सामान के लिए या उनके प्रोडक्शन के लिए। बिल्कुल। और इसके लिए तमाम राज्य सरकारें भी हैं जो घोषणा कर चुकी हैं कि हम जो एमएसपी है उसको बढ़ाएंगे और अधिक एमएसपी पे हम खरीद करेंगे, चाहे धान हो या गेहूं हो। लेकिन दलहन और तिलहन के लिए ऐसी बातें नहीं अभी कही गई हैं किसी भी राज्य सरकार के द्वारा। तो क्या लगता है कि इस पर भी कुछ इसमें प्रावधान हो सकते हैं कि केंद्र सरकार ही दलहन के लिए कुछ? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम और आप आम नागरिक भी हैं, हम देख रहे हैं दलहन और तिलहन के दाम इस समय कहाँ जा रहे हैं और गरीब लोग कहाँ से उसको खाएंगे। जहाँ एक तरफ पे दाल रोटी ही एक साधारण खाना कहा जाता था गरीब के लिए, वो दाल ही अब थाली से गायब हो रही है। उसका रीजन ये एक है कि उसमें कोई भी इनको छूट नहीं मिल रही, कोई भी उन्हें अलग से प्रोविजन नहीं मिल रहा, जिसके कारण वो उसके उत्पादन से हट के दूसरे दलहनों के दूसरी चीजों के उत्पादन करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इस विषय में भी जरूर ध्यान देना चाहिए और उनको इसमें छूट देना चाहिए। जी बिल्कुल। दलहन की बात अगर जो कर लें तो उसमें छूट तो देना चाहिए। लेकिन एक सवाल और आता है कि किसानों को एक किसान सम्मान निधि भी केंद्र सरकार से दी जा रही है। कुछ राज्यों में राज्य सरकारें भी उसमें कुछ अपनी हिस्सेदारी कर करके कुछ बढ़ा दे रही हैं। तो किसान सम्मान निधि जो मिल रही है, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा और किसानों को थोड़ा सा और सम्मान देना चाहिए, बढ़ा करके और कुछ किसान सम्मान निधि की राशि हो जानी चाहिए? देखिए, किसान सम्मान निधि कितनी किसानों तक पहुंच रही है, पहले तो ये देखना बहुत जरूरी है। इस समय इतना ज्यादा अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं कि किसान कुछ को तो ज्ञान की कमी, क्योंकि यहाँ पर किसान सम्मान निधि तो दी जा रही है लेकिन किसानों को खुद नहीं पता कि उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए। तो मेरा तो पहले एक यही अनुरोध है सरकार से कि इसके पहले
कि वो ये सारी योजनाएं करती हैं, किसानों को इन चीजों की शिक्षा दे कि उनके लिए कौन कौन से उन्होंने योजनाएं निकाली, कौन कौन से नियम निकाले। क्योंकि देखिए, किसान सम्मान निधि इन्होंने वो तो कर दी, लागू भी कर दी, लेकिन कितने किसानों को मिली ये किसी को नहीं मालूम। धरातल पे आप देखें तो 50% किसान भी इससे लाभान्वित नहीं है। जी। और जिनके लिए योजनाएं हैं, अगर वही लाभान्वित नहीं है तो हम और आप द्वारा उत्पादित चीजों से लाभान्वित कैसे होंगे? बिल्कुल। क्योंकि उनको पता नहीं है, वो वही पुरानी चीजों से चल रहे हैं कि उनको क्या योजनाएं मिल रही हैं, उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। वो बेचारे अब भी शिक्षा के अभाव में, अवेयरनेस के अभाव में वही उसी चीजों से चल रहे हैं और उनको उसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये किसान सम्मान निधि बढ़ाएं और साथ ही साथ हर किसान तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान दें। जी बिल्कुल। और किसान सम्मान निधि की राशि भी हो सकता है कि इस बजट में कुछ बढ़ाई जाए, लेकिन आपने कहा है कि करीब करीब 50% किसानों को ही इसका लाभ मिल पा रहा है, तो इसको भी बढ़ावा देना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए कि किसानों की जो स्थितियां हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वो बड़ी मेहनत करते हैं खेत में, और खेत में मेहनत करके जो अनाज उत्पन्न करते हैं उसको एक तरह से कहा जाए कि अगर जो मार्केट में बेचते हैं, जैसे कि अगर मान लिया जाए आलू उत्पादित करता है व्यक्ति, मार्केट में ले जाकर के 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये, अधिक से अधिक 10 रुपये किलो बेच देता है। लेकिन वही अगर जो चिप्स कंपनी उसे खरीदती है तो एक 10 रुपये के पैकेट में 200 ग्राम आलू भी नहीं होते। तो कुछ ऐसा क्या बजट में ऐसा प्रावधान होना चाहिए आलू किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए अलग अलग, कि वो अपने खुद एक छोटे उद्योग स्थापित करें और सुलभ मार्केट तक ले जाकर के बेच दें। और इस तरह से अगर जो व्यवस्थित किया जाए तो क्या जो किसानों की आय दुगुनी करने की बात होती है वो 10 गुनी नहीं हो जाएगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये बिल्कुल बहुत ज्यादा लाजमी चीज है कि उनको इन चीजों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, किसान जो रॉ मटेरियल्स उगाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो उसको स्टोर कहाँ करें, क्योंकि उनके पास ना तो कोल्ड स्टोरेज जैसी कोई वो होती है, सुविधा होती है, ना उनके पास आपका वेयर हाउस जैसी सुविधाएं होती हैं। जो सुविधा है, अगर वो रेंट पे भी लेते हैं तो उनमें उनको इतना ज्यादा टैक्स लग जाता है कि वो इन झंझटों पे पड़ना नहीं चाहते। उनको बहुत ज्यादा टैक्स है। तो मेरे हिसाब से यदि सरकार इस और ध्यान दे, वेयर हाउस के टैक्सेस, कोल्ड स्टोरेज के टैक्सेस, इन सब चीजों के टैक्स कम करें और किसानों को इनके लिए प्रोत्साहित करें, और वो अपना रॉ मटेरियल यदि समय के साथ साथ यदि वो अपना रॉ मटेरियल सिक्योर करते हैं या रखते हैं तो निश्चित रूप से उनको अपनी मेहनत का दुगना फल जरूर मिलेगा। चाहे वो फिर आलू हो, चाहे वो गन्ना हो, या उनकी धान हो, कुछ भी चीजें जो भी वो उगाते हैं जिसमें वो दिल तोड़ मेहनत लगाते हैं और जिसके लिए वो तुरंत क्योंकि वो उनका अगर वो बेचते नहीं है तो या तो सड़ जाता है, या वो कहीं स्टोर नहीं कर सकते, या बारिश या प्राकृतिक आपदाओं से खराब हो जाता है, तो उनकी मजबूरी होती है कि उसके लिए वो या तो वेयर हाउस का सहारा ले, या अगर सब्जियां या कोई ऐसी खराब होने वाली चीजें हैं तो कोल्ड स्टोरेज का सहारा ले। एक तो उनकी कमी है, हर किसान को वो अवेलेबल भी नहीं है क्योंकि वो उनके शहर से बहुत दूर है। जो शहर के पास है उनमें ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा लग जाता है कि वो भी वो नहीं दे पाते। मतलब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। तो किसानों के लिए ना केवल कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज वो करें को बढ़ावा दे, बल्कि उनके टैक्स कम करके, ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल कम करके, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम करके भी किसानों को इन चीजों में बढ़ावा दिया जा सकता है। जी। अब इस बजट में क्या प्रावधान होगा, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, ये तो अब जब बजट पेश होगा तो पता चलेगा ही। लेकिन सवाल यहाँ पर अगर जो हम ये देखें कि गन्ना किसानों की अगर जो बात करें तो गन्ना किसान गन्ना उत्पादित करता है, पूरे साल भर में वो फसल पक कर के तैयार होती है और फिर उसे ले जाया जाता है मिल में, और वहाँ पर गन्ना मूल्य के लिए तमाम राजनीति भी आप देख चुकी हैं कि किस तरह से होता है। गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो पाता समय से, हालांकि अब तो कुछ सुधार हुआ है और जल्दी ही गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो गन्ना उत्पादन करने वाला किसान अपने गांव में ही खाड़सारी यानी कि ये गुड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दे। पहले बनाए जाते थे, गन्ने से गुड़ बनाए जाते थे, लेकिन अब गांव में ऐसी स्थितियां धीरे धीरे कम हो गई हैं और गन्ना भी कम होता जा रहा है।
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो गुड़ जो बनाता है किसान, अगर उस सीजन में जब गन्ना पक करके तैयार होता है और उससे गुड़ बनाया जाता है रस निकाल करके, तो उसके बाद ये कहीं ज्यादा मात्रा में हर किसान गुड़ बनाएगा, और जब ज्यादा वस्तु होगी तो अर्थशास्त्र का ये नियम है कि उसका मूल्य गिर जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या सरकार को इस तरह के बजट में प्रावधान नहीं करने चाहिए कि जो गुड़ वो बनाए उसकी कीमत ना गिरे? जब उसके पास रॉ मटेरियल होता है और उससे वो गुड़ बनाता है तो मात्र 10 रुपए 5 रुपए किलो तक गुड़ का मूल्य आ जाता है, और जब सीजन ऑफ होता है उस समय गुड़ की कीमत 30 रुपए 35 रुपए हो जाती है। इससे हमारे किसान को काफी आर्थिक क्षति होती है। क्या बजट में इस तरह के कोई ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए कि इनकी कीमत ना गिरने पाए अगर ये बना रहे हैं, या स्टोरेज अगर जो कर रहे हैं तो कुछ ऐसे स्टोरेज ये अपने आप बना सकें, उनके लिए अनुदान की व्यवस्था क्या हो सकती है बजट में? आपने बिल्कुल सही कहा। यही थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रही थी कि किसानों के लिए स्टोरेज की व्यवस्था यदि कर दे। देखिए, सीजन के टाइम पे हर चीज सस्ती हो जाती है। अभी अगर आप गुड़ के दाम देखें तो 50 रुपए किलो गुड़ चल रहा है, लेकिन किसी भी किसान को वो प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ना तो उसके पास स्टोरेज की व्यवस्था है, ना वो इतना इतना काम वो कर पाता है, क्योंकि ना जगह है उसके पास। और दूसरी बात, हर किसान ये काम कर भी नहीं पाता। जिस तरीके से स्किल इंडिया गवर्नमेंट चला रही है, यदि ये छोटे छोटे गांवों में चलाए तो यही किसानों के बच्चे, यही किसान लोग अगर इन छोटी छोटी चीजों को करना सीख जाए और उनको इसके लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाए, उनको अनुदान दिया जाए कि वो किस तरीके से इसका स्टोरेज कर सकते हैं, वैसा स्टोरेज के लिए उनको उपलब्ध सामान कराया जाए, तो निश्चित रूप से वो भी अपनी उगाई हुई चीजों का ज्यादा मूल्य प्राप्त कर पाएंगे, और उनको भी अलग से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो जब सीजन आए तो बेचारे फिर यहाँ वहां देखे कि मैं कहाँ से अपने लिए फसल के लिए बीज खरीदूं, सामान खरीदूं। तो अगर सरकार इस ओर ध्यान देती है कि ये स्किल इंडिया अगर छोटे छोटे पैमाने पे यूज करे, अगर ये गाँवों में ये किसानों को इसी तरीके की अगर अपन सुविधा देते हैं, इसी तरीके की उनको अपन ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आप गुड़ बना लें, कैसे आप चिप्स बना लें, कैसे उनको, जैसे जो लघु उद्योग बनाते हैं, स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, लघु उद्योग करते हैं, इन सब के लिए देखिए सरकार अलग अलग योजनाएं चलाती है। लेकिन इसमें भी गांव के कितने किसान शामिल हो पाते हैं? यदि ये छोटे छोटे गांव में अगर ये लोग करते हैं, ये स्किल इंडिया के प्रोग्राम चलाते हैं और इस तरीके से इनको सब्सिडी या इनको अनुदान देते हैं, तो निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और आज भी जो आम किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है गरीबी और तंगहाली में, इन चीजों पे बहुत कमी आएगी और वो भी खुशहाल जीवन जी पाएंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि हम दलहन के क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं, तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं, और विदेशों से तेल आयात करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या सरकार को क्या करना चाहिए, और बजट में ऐसे क्या प्रावधान करने चाहिए जिससे कि तिलहन के प्रति किसान जो है जागरूक हों और तेल का उत्पादन करें? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति, जो व्यापारी हो चाहे किसान हो, हर उस चीज को उत्पादित करना या बेचना चाहता है जिसमें उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। यदि दलहन या तिलहन में कमी आ रही है तो निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं किसान उसको उगाने में परेशान हो रहा है, चाहे वो, क्योंकि उसमें फसल में कीड़े जल्दी लगते हैं, दलहन और तिलहन में कीड़े ज्यादा लगते हैं, उनको ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, और किसान के पास इतने साधन ही उपलब्ध नहीं होते कि बेचारे वो उसकी या तो उतनी ज्यादा सेवा कर पाए या सारी चीजें बारिश या बाकी चीजों से उनको बचा पाए ताकि उनको प्रॉपर उत्पादन हो पाए। इसके लिए सरकार को न केवल उनको बढ़ावा देना चाहिए बल्कि उनको सुविधा भी देनी चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी फसल बचा सकें, उन पर टैक्सेस कम करें, जो कृषि के लिए जो सामान यूज होते हैं, यदि उसमें वो टैक्सेस कम कर दे तो किसान खुद भी वो चीजें खरीद के अपनी चीजों की रक्षा कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। आप देखते जाइए, किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, किसानों के लिए बहुत कुछ काम किए जा रहे हैं, लेकिन टैक्सेस भी उसी मात्रा में लग रहे हैं। जी, अगर वो टैक्सेस कम करते हैं और किसानों को उस विषय में नॉलेज देते हैं, यदि सरकार आपको लोन दे रही है तो लोन का उस हिसाब से वो ब्याज भी दे रही है, और जब किसान की फसल खराब हो जाती है और वो ब्याज नहीं चुका पाता तो मजबूरी से वो आत्महत्या करता है।
सबसे ज्यादा चीजें यही है कि दलहन और तिलहन के लिए सरकार को स्पेशल प्रोविजन देने चाहिए किसानों को, उनको स्पेशल ट्रेनिंग्स देनी चाहिए और सुविधाएं देनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ प्रोत्साहित हो, आकर्षित हो और दलहन और तिलहन का उत्पादन कर पाए। जी, अब हम थोड़ा सा रुख करेंगे उद्योग जगत की ओर कि अगर जो देखा जाए तो कृषि एक बड़ा विषय है जिस पर ध्यान दे करके और बजट में स्थान दे करके इस पर ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा किसानों को समृद्ध बनाया जा सकता है। उसी तरह उद्योग जगत, हालांकि कृषि की जीडीपी में 19% योगदान रह गया है। हालांकि अगर जो देखा जाए कि 1952 के करीब ये 60% तक इसका योगदान था, लेकिन अब ये घटते हुए क्रम में दिख रहा है। तो इसको क्या हम समझें, इससे क्या अनुमान लगाएं कि क्या कृषि में प्रगति कम हो रही है या कृषि में जो 1952 की स्थिति थी उससे बदतर स्थिति हुई है? ये आंकड़े क्या कहते हैं, हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, हमारा भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता था। सब चीजें जीडीपी कृषि से सबसे ज्यादा प्रभावित होती थी। आज की डेट में कृषि से कम होने का मुझे जो सबसे बड़ा रीजन दिखता है वो ये है कि गांव से लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। कृषि में बहुत ज्यादा मेहनत है, ना उतना उनको उसका एमएसपी मिल पा रहा है, ना उनको उसका लाभ मिल पा रहा है। तो लोग बाहर की तरफ भाग रहे हैं कि इसमें मेहनत ज्यादा है और हमें उसका आउटपुट ज्यादा है और इनपुट कम मिल रहा है। यदि उनको इनपुट बढ़ जाए तो निश्चित रूप से कृषि की तरफ लोगों के रुझान बढ़ेंगे। अब उसके बाद यदि हम देखें कि पलायन का क्या सिर्फ एक कारण है कि उनको कृषि में मेहनत ज्यादा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके बाद एक रीजन ये भी है कि हर कोई आज चाह रहा है कि हम अच्छी से अच्छी सुविधाओं के बीच में रहें, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, हम शिक्षा की तरफ जाएं। हर किसान आज अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देना चाह रहा है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना चाह रहा है, जो गाँवों में आज भी नहीं है। आज हम सिर्फ घोषणाओं में देखते हैं कि हर गांव समृद्ध है, किसी ने गांव को गोद ले लिया है और गांव बहुत ज्यादा, लेकिन आप हकीकत में देखें तो ऐसा है, गांव आज भी गांव ही है। बहुत कम आप गांव गिनती में जो शहर के आसपास जुड़े हुए हैं जिनमें सुविधाएं हैं और लोग अप डाउन करके पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन यदि अपन दूर दराज के गाँव देखें, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र देखें, वहां स्थिति आज भी वैसी है। ना वहां पर लाइट है, ना वहां पर सड़कों की व्यवस्था है, ना वहां पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन है। तो ऐसी जगहों पर लोग कैसे सरवाइव करेंगे जबकि आज दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है? बिल्कुल। तो वो सब देखते हुए भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करके शहर की तरफ जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिक कृषि का जो स्टैंडर्ड है या कृषि का जो काम है वो अपने आप कम होता चला जा रहा है। जब करने वाले ही नहीं बचेंगे तो कृषि का योगदान कहाँ तक होगा? जी बिल्कुल। तो सरकार को सबसे पहले तो इस पे ही ध्यान देना चाहिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे ताकि लोग आकर्षित होकर वहां पर रुके, उनको शहर जैसी गांव में सुविधा दे ताकि वो गांव छोड़ के ना जाएं और कृषि से अपना मोह ना छोड़ के कृषि का विशेष कार्य पर ध्यान दें। बिल्कुल। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो पारंपरिक रूप से कि कोई भी किसान अपने बेटे को, पुत्र को ये नहीं चाहेगा, अपने रिश्तेदार को, कि वो किसान बने। सभी अपने लड़के को यही सोच रहे हैं कि बस सूट बूट और टाई लगाए और किसी कुर्सी पर जाकर के आराम से एसी में बैठे। लेकिन अगर जो खेती करनी है, किसानी करनी है, तो सूट बूट और टाई में तो होगी नहीं। उसके लिए तो आपको खेत में उतर करके धूप में पसीना बहाना पड़ेगा, और उस पसीने का अगर जो मतलब सूट बूट और टाई वालों से ज्यादा कमाई हो तो लोग उतर भी जाएं। ये भी स्थितियां नहीं हैं। सवाल यहां पर यह है कि हमने ये देखा और ये विचार भी करते हैं कि उद्योग जगत, जिस तरह से उद्योग जगत का विकास हुआ और जीडीपी में उसका जो योगदान दिन प्रतिदिन बढ़ता गया है 1952 के बाद से, अगर जो देखा जाए पूरा रेशियो, तो अगर वो उद्योग जगत जो है वो सीधे कृषि से नहीं जुड़ा, अगर कृषि से जुड़ा हुआ उद्योग लगाया जाता तो शायद कृषि भी
कृषि का योगदान भी जीडीपी में उतनी ही होती जितनी इस समय उद्योग का है। क्या सरकारों को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने बजट में इस तरह के प्रावधान नहीं करने चाहिए कि कृषि के उत्पाद से जो रॉ मटेरियल हैं उससे जुड़े हुए उद्योग लगाएं और उस एरिया में लगाएं और उसका मार्केट तैयार करें? अगर इस तरह से बजट में कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए और हो तो क्या और समृद्धि नहीं हो सकती? हमारे साथ हमारे संवाददाता, कटनी संवाददाता जुड़े हुए हैं, हम आपके पास आएंगे जाहिद हुसैन सिद्दीकी, लेकिन हमारे साथ आर्थिक मामलों की जानकार रजनी वर्मा जी हैं। हमारे एक सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद आपके पास आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यही बात मैंने भी आपसे कही कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ही इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध की जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए एरियाज में यदि इस तरीके के उद्योग लगाए जाएं, तो न केवल गांव की स्थितियां सुधरेंगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, वहां पर उनको छोटी छोटी ट्रेनिंग्स मिलेंगी जिससे वो वहां ही टिक जाएंगे, क्योंकि वहां उनको रोजगार भी मिलेगा, वहां उनको पैसा भी मिलेगा, और न केवल रोजगार और पैसा बल्कि समर्थन मूल्य में उनका उत्पादन भी बिकेगा, जिससे वो मजबूत होंगे और वो वहां रुकने के लिए अपने आप से उनके मन में एक ही भावना आएगी कि हमें यहाँ पर अपना खाना भी मिल रहा है, शिक्षा का स्तर, वहां पे रहने का स्तर, एक स्टैंडर्ड, एक पैसा, सब कुछ उन्हें मिलेगा, तो निश्चित रूप से वो पलायन नहीं करेंगे और उस जगह की स्थिति अपने आप सुधरती चली जाएगी। गांवों के लिए, सिर्फ गांवों के विकास के लिए, सिर्फ गांवों को क्या कहना चाहिए कि गांवों को गोद लेना बस वो नहीं है, एक सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उनके स्तर को बढ़ाने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि गोद लेने वाले भले ही कहीं चले जाएं, लेकिन गांव वाले ऑटोमेटिक अपने एक लिविंग स्टैंडर्ड पे आ जाएं और उसको मेंटेन कर सकें। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही है। हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे संवाददाता, कटनी संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप खड़े कहाँ हैं और क्या आप कुछ किसानों के मन की टोह ले सकते हैं क्या कि इस अंतरिम बजट से उनकी क्या उम्मीदें, उनको उम्मीदें क्या हैं? जी एवं जी बताना चाहेंगे, हम इधर कटनी शहर के मिशन चौक जो शहर का मुख्य चौराहा है वहाँ मौजूद है, और यहाँ से चारों तरफ किसानों लोग जाते हैं। अगर बात करें, हम इसकी चर्चा करेंगे, जैसा केंद्र सरकार का होने वाला, इससे आम जन को बड़ी उम्मीद, राहत की उम्मीद है। टैक्सेशन को लेके उसमें स्लैब में काफी कुछ बदलाव आने की उम्मीद है, क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी साल में सरकार लोक लुभावनी बजट पेश करेगी। ये सर्वविदित है कि सरकार अपने पिटारे जो खोलेगी बजट का वित्त मंत्री के द्वारा, उसे बहुत सी सौगातें मिलने वाली है व्यापारियों को, किसानों को भी, और उसी तक चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में तमाम तरह की नई सौगातों पिटारा माननीय वित्त मंत्री जी देंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ये चुनावी बजट कहा जा सकता है। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था मजबूती की, जिस तरह की अर्थव्यवस्था के मजबूती की बात करें तो देश में विकास की बात कही जा रही है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा, पर वही अगर हम बात करें डॉलर वर्सेस रुपए की बात करें, आज भी हमारा रुपया काफी नीचे है। डॉलर का जो बढ़त बनाए हुए, डॉलर लगातार बढ़त बनाए हुए, और रुपया हमारे उसके बाद आज 82 रुपए के लगभग रुपये की स्थिति है। यानी कि इसमें हमें अभी बहुत कुछ करना है भारतीय सरकार के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए। इन तमाम चीजों पे लोगों की क्या अपेक्षा है सरकार से, वित्त मंत्री से क्या सोच रखते हैं, क्योंकि महंगाई के साथ साथ लोगों को सुविधाएं, महंगाई पर नियंत्रण, और सरकार सुविधाएं क्या दे सकती है, चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा में क्या सुधार हो सकता है, और क्या क्या चीजें हो सकती है। ये महिलाएं भी हमारे साथ है, हम इसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं की अपेक्षा क्या होती। माता जी, जैसे कि आज बजट आने वाला सरकार का, तो क्या चाहती सरकार बजट में? आप बजट कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या क्या चाहती कम होना? हर चीज हर चीज महंगाई है, तो कहीं ना कहीं परिवहन भारी पड़ता है, परिवहन से ही बाजार का हर रेट तय होता है, क्योंकि जो उस तरह का देखा जाता है, डीजल बढ़े, पेट्रोल बढ़े तो सीधा ट्रांसपोर्टिंग पर असर पड़ता है, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ती है तो बाजार का खुदरा बाजार भी रेट बढ़ जाता है, चाहे उसमें सब्जी हो, चाहे किराना हो, चाहे जनरल चीजें, इन तमाम चीजों का परिवहन से रेट में बढ़ोतरी और महंगाई बढ़ती है। हमारे साथ एक वकील साहब है, हम आप केंद्र सरकार का आज बजट आने वाला है, और बजट के पहले हम जनता से जानना चाहते हैं क्या क्या है, तो आप बताओ बजट से आपकी क्या अपेक्षा है,
क्या चाहते हैं इसमें आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ कि आप इस सर्वे कर रहे हो। करिए। सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत करता हूँ कि जो आप इस सर्वे कर रहे हो, जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो सोच है, उसको आप सरकार तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जनता की तरफ से कोई मांगे विशेष है, एक शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरी मेडिकल के क्षेत्र में। क्या है, भारतवर्ष में आज जो शिक्षा का स्तर कमजोर है, अच्छे स्कूलों में कमी है, अच्छे कॉलेजों में कमी है, तो इस क्षेत्र में सरकार को बजट बढ़ाना चाहिए, कई नई कॉलेजेस खुलवाना चाहिए, कई नई शिक्षा के लिए स्कूलें खुलवाना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में बजट कम करके महंगाई जो कई ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में कि तो गरीब तबके के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसका सरलीकरण करना चाहिए, कम पैसे में। जी, जैसा कि सरलीकरण करना चाहिए, तो जैसे आप वकील भी है, आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से इसमें क्या सुविधा शासन से चाहते, सरकार क्या देना चाहती है, करना चाहिए? हम इसमें ये चाहते हैं कि जो भी आम जनता है, जो गरीब तबके के बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, उसको स्कॉलरशिप देना चाहिए, वो भी योग्यता के आधार पे, ना कि आरक्षण के आधार पे। उनको बिल्कुल शासन योजना जो लगातार चलती रहती है देवेंद्र जी, उसमें स्कॉलरशिप भी छात्रों को रहता, छात्राओं को नहीं रहता। और हम बात करेंगे, एक व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए, जरा चूंकि आप व्यापारी व्यवसायी हैं, तो शासन केंद्र सरकार का वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि चुनावी साल है, तो क्या अनुमान है कि इस बजट में क्या क्या हो सकता है? क्योंकि ये चुनावी बजट है, तो हर किसी को ये उम्मीद है कि इस चुनाव में जनता के हित में ही जो यानी निर्णय लेगी सरकार से, उम्मीद है कि वो जनता के हित में निर्णय ले। कितना राह चाहते हैं आप? शिक्षा में, स्वास्थ्य में और खासतौर से कर्मचारी वर्ग तो ये चाह रहा है कि हमको कितनी छूट मिल सकती है, क्योंकि हर साल कर्मचारी वर्ग को धोखा दिया जाता है कि इस साल और पिछले साल की अपेक्षा 5 लाख है, अभी बढ़ाने की भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और हर कोई यही चाह रहा है। और महिला वर्ग खास तौर पे अपने यानी रसोई किचन के लिए बहुत कुछ चाह रही है, क्योंकि महंगाई की मार से महिलाएं बहुत ज्यादा त्रस्त है। इनकम टैक्स स्लैब छूट चाहते हैं। साथ विधान के भी कर्मचारियों को जो वेतन होता है, वेतन से जो इनकम टैक्स स्लैब होता है, उसमें छूट की बात कर रहा है, जो 5 लाख रुपए तक की है, उसका दायरा और बढ़ाने की बात कही जा सकती, तो हो सकता है सरकार इसमें कुछ बढ़ोतरी करे। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थों के अलावा जो पेट्रोलियम पदार्थों से जो टैक्स होते हैं, जो लगातार पेट्रोलियम के रेट बढ़ रहे हैं, इस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, और जिससे सरकार इन तमाम चीजों के साथ साथ बाजार में सुधार होगा, खुदरा बाजार बढ़ेगा और बाजार में रौनक आएगी। जब स्वाभाविक है बाजार में रौनक आएगी, बाजार में जो रौनक आएगी जी बिल्कुल, तो आमदनी बढ़ेगी और आमदनी बढ़ेगी, वस्तु खरीदी जाएंगी और इस तरह से रोटेट होगा, ये सारी चीजें रोटेट होती रहेंगी। हम आएंगे जाहिद हुसैन आपके पास, हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार रजनी वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे कटनी संवाददाता ने एक महिला से बात की है, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि कम होने चाहिए, यानी कि महंगाई कम होनी चाहिए। तो बजट में ऐसे क्या प्रावधान हो कि महंगाई कम हो जाए? सर देखिए, महिलाओं का तो दिन ही रसोई से शुरू होता है और महंगाई सुबह रसोई में घुसते ही महंगाई समझ में आती है जब गैस सिलेंडर के दाम देखते हैं। जो सरकार ने वादा भी किया था कि सिलेंडर के रेट गिरेंगे, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं हुआ है ना। साथ में अभी अपन ने तेल और तिलहन की बात की, तो जब उत्पादन ही कम है तो उसके रेट भी इस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं और वो हर किसी के घर के बजट को हिला रहे हैं। तो हर महिला सबसे पहले यही चाहती है कि रसोई की हर चीजों के रेट कम किए जाएं, उन पे टैक्सेस कम किए जाएं। आज रसोई की चीजों पर तक हम जीएसटी दे रहे हैं, उसके बाद कहीं हम अगर जाते हैं तो जीएसटी 2 भागों में दे रहे हैं, एसजीएसटी भी दे रहे हैं, सीजीएसटी भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो रोज की चीजों की उपयोग की चीजें हैं उनमें सरकार को टैक्स कम करना चाहिए। दूसरी एक बेहद महत्वपूर्ण चीज जो मैं कहना चाह रही थी कि डिजिटल इंडिया तो बन गया, लेकिन इंटरनेट की जो चार्जेस हैं, नेट के जो चार्जेस हैं, मोबाइल के जो चार्जेस हैं, वो इतने ज्यादा हैं कि वो आज भी गरीब एक छोटा सा मोबाइल लेके घूम रहा है क्योंकि वो रिचार्ज कराने के लिए सक्षम नहीं है। कई बार सरकार ने उस पे वो कदम उठाए, कई बार घोषणाएं की, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं हुआ। यदि डिजिटल इंडिया सच में चाहते हैं तो नेट के चार्जेस कम करने चाहिए ताकि हर कोई डिजिटल इंडिया का नेट का उपयोग कर सके और अवेयर हो सके। जैसे मैंने आपको उसके पहले भी कहा कि किसानों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनको छोटी छोटी सी वो देनी चाहिए, बताना चाहिए कि उनके लिए क्या योजनाएं चल रही हैं। अगर ये हर जगह संभव नहीं है तो भी इंटरनेट के माध्यम से यदि इंटरनेट के चार्जेस कम हो जाते हैं तो हर किसान के हाथ में आज
एक मोबाइल हो जिसमें नेट रिचार्ज हो और वो देख सके कि उसको क्या क्या सुविधाएं हैं। अगर हम किचन की तरफ जाते हैं तो किचन को भी आप जोड़ लीजिए आपके परिवहन से। जितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा चीजें उतनी ज्यादा, जितना महंगा ट्रांसपोर्टेशन होगा उतनी महंगी चीजें होंगी। तो निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कम होने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कम होंगे जब आप पेट्रोल और डीजल और गैस इन चीजों के दाम कम करेंगे। ये कहीं ना कहीं रसोई से भी जुड़े हैं, इनडायरेक्टली चीजों के रेट से भी जुड़े हुए हैं। बिचौलियों का काम थोड़ा सा कम किया जाए ताकि डायरेक्ट जनता तक चीजें पहुंचे। आप जिस भी महिला से बात करेंगे वो हर बार यही कहेंगे कि उनकी रसोई में कहीं ना कहीं उनको एक घर का बजट गड़बड़ हो जा रहा है। जो आपकी महंगाई है उसमें कमी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और महंगाई कम करने के उपाय क्या हैं सरकार के पास, कि क्या कर सकती है कि महंगाई कम हो? बजट में ऐसा क्या प्रावधान कर सकती है? देखिए महंगाई, मैंने आपसे इससे पहले भी वही चीज कही ना कि अगर सरकार चाहे तो बहुत चीजों में जो रोजमर्रा की चीजें हैं एटलीस्ट उसमें तो उनको टैक्स कम करना ही चाहिए। जी बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस अगर वो कम कर देती है तो भी महंगाई कम होती है। अब देखना होगा कि इस बजट में, अंतरिम बजट में तरीके से निर्मला सीतारमण क्या कर रही हैं। जैसा कि अभी हमारे साथ जो हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़े हुए हैं और इन्होंने एक सेवा क्षेत्र से जुड़े एक सज्जन से बात की है। उनका टैक्स स्लैब कम कराना चाहते हैं कि अभी जो टैक्स स्लैब है वो कम अगर जो हो तो बेहतर राहत मिल सकती है नौकरी पेशा लोगों को। तो क्या लगता है आपको कि टैक्स स्लैब इस बार के बजट में कम हो सकता है? देखिए ये तो चुनावी बजट है इस बार, हम बार बार उस चीज को कह रहे हैं और सभी कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कम होगा। मेन बात ये होती है सर कि चीजें आपने घोषणाएं कर दी सारी चीजें, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है और उसकी प्रॉपर यदि ऑडिटिंग होती है तभी कोई चीज संभव है। पिछले चुनाव में, पिछले बजट में भी अगर आप देखेंगे तो जितनी भी घोषणाएं हुई थी हकीकत में उसमें से कितनी घोषणाएं पूरी हुई ये देखना ज्यादा जरूरी है। यदि घोषणाओं के बाद उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है, प्रॉपर सर्विलेंस होता है, प्रॉपर ऑडिटिंग होती है कि वो कितनी हद तक पूरी हुई है, तभी इन घोषणाओं से कोई मतलब होता है। अदरवाइज आपने स्लैब बना दिया, स्लैब घटा दिया, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें नियम ऐसे डाल दिए कि आम जनता उसके जो लाभ है उससे वंचित हो जाती है। तो बेहद जरूरी है कि स्लैब, अब देखिए अभी क्योंकि चुनावी बजट है तो निश्चित रूप से हर चीज में कटौती होगी जी, हर चीज में आपको कहीं ना कहीं जनता को भी साधा जाएगा। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं वो है चिकित्सा, आपका मेन मुद्दा है शिक्षा, इन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि हर शहर हर गांव समृद्ध बने और भारत अपने आप में एक समृद्ध भारत देश कहलाए। ना केवल बड़े शहरों में ये सुविधाएं मिले, छोटे छोटे शहरों में भी छोटी छोटी शुरुआत के साथ यदि चीजें शुरू की जाएंगी तो अपने आप भारत आगे की ओर बढ़ेगा और हम सब अपने आप में मजबूती प्राप्त करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद रजनी वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी से जुड़े हुए हैं। जाहिद, कुछ लोगों के साथ आप खड़े हैं, आप उनसे बात करना चाहेंगे, उनके मन की टोह लेना चाहेंगे, जल्दी से, हमारे पास समय बहुत कम है। जी देवन जी, जिस तरह का बजट चल रहा है, केंद्र सरकार का बजट आने वाला, क्या लगता है आपको सरकार बजट से आप क्या अनुमान लगाते हैं कि बजट अब कैसा होगा या क्या अपेक्षा, क्या उम्मीदें आपकी? बजट तो महंगाई के हिसाब बढ़ती जा रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, हर गरीब आदमी इससे परेशान हो रहा है। क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या सुधार होना चाहिए? सुधार तो ये महंगाई को खत्म करना चाहिए। महंगाई कम करने के लिए क्या करना है, कौन सा कदम उठाना चाहिए? जितने भी अभी जो भी मंत्री बने हुए, जो मुख्यमंत्री बने, जो भी मंत्री हैं, उनको ये सब चीजें, लोगों की जो महंगाई है उस पर ध्यान रखना चाहिए और महंगाई को कम करना चाहिए। सीधा सीधा है, महंगाई को कम करना चाहिए, यानी कि हर आम आदमी की अगर बात करें, जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको सुधार करना होगा। यानी महंगाई के लिए किसानों को से लेकर उद्योगपतियों से लेकर व्यापारियों को, तमाम तरह की चीजों पे कहीं न कहीं सरकार को एक बार अपना नजर दौड़ानी होगी, इनको राहत देनी होगी। व्यापार मजबूत होगा तो बाजार भी मजबूत होगा, जब बाजार मजबूत होगा आम आदमी के जेबों पैसे होंगे। जिस तरह गृहिणी महिलाएं
गृहिणी महिलाओं की उम्मीद है। गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो 1000 रुपए पार कर चुका गैस सिलेंडर। जहाँ 400-450 रुपए के वादे किए थे सरकारों ने, उन सरकारों ने अपने वादे पे अभी तक अटल है, अभी तक उन्होंने कहीं उसको लागू नहीं किया। ये तमाम महिलाएं, गृहिणी महिलाएं बड़ी उम्मीद लगाए बैठी है कि गैस सिलेंडर पर राहत मिलेगी। अगर गैस सिलेंडर पर राहत मिलती महिलाओं को तो उनके किचन में एक छोटा अंश के रूप में 500-600 की जो बचत होगी वो बड़ी बचत कही जा सकती है। इस तरह से तमाम चीजें, परिवहन की बात करें, पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें, इनमें कमी आना चाहिए। हर राज्य सरकार की अलग अलग टैक्स स्लैब है, उन टैक्स के हिसाब से हर राज्य में अलग अलग खाद्य तेलों का, पेट्रोलियम पदार्थों का रेट निर्धारण किया गया। इनमें कहीं न कहीं सरकार को सोचना होगा। उसी तरह इनकम टैक्स की अगर बात करें, इनकम टैक्स स्लैब में भी सरकार को राहत देनी होगी। जीएसटी की बात करें और कहीं न कहीं सब पे नजरें हैं, सब पे नजरें हैं जाहिद हुसैन सिद्दीकी, सब पे नजरें हैं और सबकी नजरें हैं इस बजट पर कि आखिर क्या होने वाला है और थोड़ी देर में ये पता भी चल जाएगा। लेकिन इस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो कुल मिलाकर के हम बजट पे लगातार चर्चा जारी रखेंगे। 2024 बजट की पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। देखते रहिए न्यूज़।